नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए महेंद्र वशिष्ठ की लिखी एक हृदय स्पर्शी कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है पीड़ा के फूल। वे आने ही वाले हैं। वे यानी मेरे पति स्कूल मास्टर हैं। बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद इस कदर भागे भागे आएंगे मानो उनके पीछे कोई भूत लगा हो। बल्कि एक दिन मैंने पूछ ही लिया था तो बोले, कक्षा के सब बच्चे भूतों से कम है क्या? कमबख्त ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि कई बार तो लंगोटी तक बचाना मुश्किल हो जाता है। टचवुड, बहुत खुश हूँ मैं। यूँ तो शुरू से ही ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर पिछले साल हमारा बच्चा आ जाने से और भी ज्यादा चाहने लगे हैं। अब तो आप बाप बन गए हो, जरा शांति रखा करो। मैंने एक दिन जब इन्हें सप्रेम डांटा था तो बोले, एक से अधिक हिस्सेदारों में जमीन बंट जाए तो हिस्से में कम जमीन आती है। ऐसे में काम चलाने के लिए जमीन पर सघन खेती करनी पड़ती है कि नहीं? उसी तरह अब तुम्हें हमारे छोटे मियाँ ने भी बांट लिया है तो इन पर हमें भी बहुत प्यार आता है। और जब भी मैं विशेष रूप से इनके विषय में सोचती हूँ तो अनायास मेरी आंखें नम होकर सामने दीवार पर टंगे इस फोटो पर जा टिकती है। फोटो वाले व्यक्ति का बस यह फोटो ही है हमारे पास, क्योंकि वे स्वयं यदि इस जमीन पर होंगे भी तो न जाने आप कहाँ होंगे। हाँ, यह फोटो मास्टर श्री वेदव्रत जी का ही है। वेदव्रत यानी मेरे एकमात्र जीजा जी। उन्हीं की बदौलत मैं आज इतनी खुशी की जिंदगी जी रही हूँ। अलबत्ता एक दुख मुझे अवश्य है कि वे मेरे सुख को देखने कभी आएंगे या आ पाएंगे भी या नहीं। इस फोटो को देखते ही मेरे सामने वे दिन साकार हो उठते हैं। उस दिन मेरी माँ इन्हें यानी मेरे जीजा जी को जबरदस्ती इनके घर से उठा ले आई थी। इस बीमार खूशड़ को यहाँ क्यों उठा लाई हो माँ? यहाँ कौन करेगा इनकी शुश्रूषा? मैंने माँ को कहा था। मेरी ओर से ठीक भी था। माँ और मेरे सिवा घर में था भी कौन? मैं कॉलेज में पढ़ती थी। माँ भी प्रायः बीमार रहती थी। आर्थिक रूप से विपन्न होने के कारण कोई नौकर वगैरह भी रखना कठिन था। कैसी बात करती हो सुमन? माँ ने मुझे डांटा था। ये तो खुद इतने खुददार हैं कि मैं इनके कपड़े लत्ते जबरदस्ती रिक्शा में लाद कर इन्हें बैठा कर यहाँ ले आई हूँ। पता है कितने बीमार हैं ये? कमरे में अकेले खाट पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। तू नहीं करेगी? मैं तो हूँ, मैं करूँगी इनकी देखभाल, कहकर माँ इनके इंतजाम में लग गई थी। जीजा जी बहुत ही कमजोर लग रहे थे। बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों के नीचे काले घेरे, बाल खिचड़ी। दीदी ने इनसे कैसे प्रेम किया होगा, मैं सोच रही थी। दीदी मुझसे लगभग 10 बरस बड़ी थी। उनके बाद हमारे 2 भाई पैदा हुए थे, किंतु वे एक एक कर छिन गए थे और पिताजी को सदमा देकर अंततः उन्हें भी हमसे छीन ले गए थे। दीदी उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें ये महाशय यानी मेरे जीजा जी पढ़ाते थे। दीदी इनसे लगभग 8-10 बरस छोटी थी। दीदी शायद नादान थी, इसलिए इन खूशड़ के झांसे में आ गई होगी, मैं सोच रही थी। वरना कितनी सुंदर थी मेरी दीदी, हूबहू मेरी प्रतिरूप। दीदी अपने कमबख्त प्रेम विवाह के 3 बरस बाद ही चल बसी थी। प्रसूति के समय उन्हें एक लड़की पैदा हुई थी जो उनकी मृत्यु के 5 दिन तक जीवित रही थी। सुमन, जल्दी इधर आना। मेरी माँ ने मुझे बुलाया तो मुझे बड़ी कोफ्त हुई थी। मैं गई तो देखा जीजा जी दर्द के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। फिर भी मुझे देखकर ये तनिक मेरी ओर मुस्काए थे। मुस्कुराहट के नाम पर अलबत्ता एक पीड़ा भरी तरेड़ इनके चेहरे पर थी। जाओ दौड़कर ये कैप्सूल ले आओ। मेरी माँ ने डॉक्टर की घसीटी हुई एक चिट मुझे थमा दी थी। मैं हालात देखकर दौड़ती हुई केमिस्ट की दुकान पर गई। नीले रंग की कैप्सूलों का पत्ता मुझे मिला। उन पर अंग्रेजी में लिखा था, यह किस काम आते हैं? मैंने यूं ही पूछा तो दुकानदार ने बताया, एक्यूट पेन यानी अत्यंत पीड़ा में। उन्हें यानी जीजा जी को पीड़ा क्यों है, मैं सोचती हुई आ गई थी। बाद में पता चला कि उन्हें किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी है। क्या वाकई इतना दर्द होता है पथरी में? मैंने माँ से पूछा। जीजा जी तो इस तरह दोहरे हुए जा रहे हैं जिस तरह कुसुम दीदी प्रसूति के समय हुई जा रही थी। हट परे, माँ ने मुझे सस्नेह डांटा। फिर बोली, प्रसूति के दर्द से भी अधिक दर्द होता है इसमें, क्योंकि प्रसूति के दर्द के बीच एक आस तो रहती है, कहकर विशेष भाव से मुस्कुराई थी। जीजा जी ने एक कैप्सूल निगल लिया था।
उसके 10-15 मिनट पश्चात वे सामान्य हो गए थे, जैसे उन्हें कुछ भी न हुआ हो। वे मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर उसे अपनी खुरदरी दाढ़ी से छुआया। बोले, कैसी हो बेटा? उनकी आवाज में आकर्षण था, रौब भी। मैंने संकोच बस अपना हाथ खींच लिया था और निर्लिप्त भाव से कहा, ठीक हूँ। दीदी के मरने के समय मेरी आयु 12-14 बरस रही होगी। उनकी मृत्यु के बाद गत 7-8 वर्षों में मैं पहली बार इनसे इस तरह खास तौर पर मिल रही थी, वरना महीनों बाद बीच बीच में ये एक आध बार कुछ लम्हों के लिए आते थे। खास संबंध सूत्र भी हम दोनों के परिवारों के बीच बचे नहीं थे। माँ अलबत्ता इनकी प्रशंसा के किस्से प्रायः सुनाती रहती थी। मैं खास ध्यान नहीं देती थी। कौन सी कक्षा में गई हो? जीजा जी ने पूछा था। 2nd ईयर में। मैंने मशीनी ढंग से कहा। कौन से विषय लिए हैं? मेडिकल साइंस। तो फटाफट डॉक्टर बन जाओ। मेरी पथरी का इलाज तुम ही करना, तब तक पथरी भी बड़ी हो जाएगी, मजा आएगा, कह ये हंसने लगे थे। फिर ये माँ की ओर आकर बोले, माँ मैं चलता हूँ। कहाँ? माँ ने पूछा। अपने घर। मेरा दर्द अब ठीक है, कम से कम 2 घंटे दोबारा नहीं आने वाला। चुपचाप लेट जाओ, समझे? उस कोठरी को घर कहते हो? देखी है अपनी सूरत आईने में? कितने कमजोर हो गए हो। माँ उन्हें डांटती हुई उनके निकट आई तो उन्होंने आगे बढ़कर माँ के कंधों पर अपने हाथ रखकर कहा, कुसुम की प्यारी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहकर उन्होंने मेरी बुढ़िया माँ को गोद में उठाया। बोले, अब बोलो, मुझे कुछ हुआ है क्या? माँ हंसती हुई छटपटाती रही। मैं रसोई में घुस गई थी। मुझे अजीब सा लगा था। खाना परोस दिया गया था। जीजा जी बच्चों की तरह ऐंठ कर बोले, मैं यह सब नहीं खा सकता, क्योंकि पालक में आयरन है, सब्जी में डले टमाटर में ऑक्जेलेट है, दूध से बनी खीर में कैल्शियम है, सब कुछ पथरी के रोग में गैर माफिक। तो पहले क्यों नहीं बताया? बोल, अब क्या बनाऊं? माँ बोली, तो सुनो, गन्ने का रस, बिना मक्खन का मट्ठा, जौ का सूप, 4 बोतलें बियर की और फिर साथ में अटैच्ड बाथरूम। कहकर वे हो करके हंसने लगे। मुझे भी तनिक हंसी आते ही वे झट बोले, बस बस, मैं तो जो बना है वही खा लूंगा। सुमन को हंसी आ गई है, काफी है। कहकर वे खाना खाने लगे। खाना खाकर वे टहलने निकले। मुझे भी साथ ले गए, लगभग जबरदस्ती। रास्ते में उन्होंने मुझे पान खिलाया। कुछ दूर जाकर वीरान जगह देखकर उन्होंने एक्सक्यूज मी कहा और उस दीवार की आड़ में चले गए। वापस आकर बोले, खाना खाने के तुरंत पश्चात बाथरूम जाना या फिर इस तरह दीवार की आड़ में जाना पथरी न बनने देने में मदद करता है। कहकर वे चुप थे। मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। हम लौट चले। वापसी में रास्ते में बोले, तुम्हें मालूम है पथरी कैसे बनती है? फिर स्वयं ही बताने लगे, आप मेडिकल साइंस की विद्यार्थी हो, आपको तो पता है कि हमारे गुर्दे फिल्टर का काम करते हैं। आंतों में जो भी तरल फालतू होता है वह गुर्दों के रास्ते यूरिन बनकर बाहर आ जाता है। इस तरल में फास्फेट या ऑक्जेलेट क्रिस्टल भी हो सकते हैं, जो गुर्दों में एक बार जमना शुरू हो जाए तो पथरी का रूप ले लेते हैं। बस अब आप पूछेंगी कि इसका इलाज क्या है, तो सुनो। लोगों के कहने पर पहले झाड़ फूंक कराएं, फिर जोधपुर की ओर जाएं, जहां एक व्यक्ति छू बोलकर पथरी निकाल आपके हाथ में रख देता है। वहां से आकर आप मेरठ चले जाएं, जहां गली गली में पुड़िया मिलती है, जिन्हें खाकर आप 3 दिन के अंदर अपनी पथरी निकाल देते हैं। फिर अंत में आप अस्पताल जाएं, वहां पेशाब टेस्ट से लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट तक की प्रक्रिया से गुजरकर अंततः ऑपरेशन की टेबल पर लेटकर हनुमान चालीसा रटते हुए अपना पेट कटाकर पथरी निकलवा ले। है न कितना आसान? लेकिन अब तुम पूछोगी कि इतना आसान है तो मैं पथरी लिए क्यों फिर रहा हूँ? तो ऐसा है, डॉक्टर कहता है कि पथरी तनिक छोटी है, इसे बड़ा पत्थर बन जाने दो तो निकालते हुए भी शायद मजा आएगा। साली, पथरी न होकर बच्चा हो गया, जिसे 9 महीने तक संभाले रखना जरूरी है। उन्होंने इस ढंग से बताया कि मैं हंसते हंसते दोहरी हो गई। रात को जीजा जी को पुनः दर्द हुआ। दर्द के विरुद्ध उन्हें बेतरह लड़ते देख मुझे उनके प्रति सहानुभूति हुई। काफी देर रात तक मैं सोचती रही, फिर सो गई।
सुबह उठकर मैं कॉलेज चली गई थी। वे तब तक सो रहे थे। दर्द के कारण देर रात तक सो न सके थे वे। दोपहर बाद मैं कॉलेज से आई तो वे हमारे घर के पिछवाड़े में टहल रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने माँ को आवाज़ दी, सुमन बिटिया आ गई है माँ, अब बनाओ चाय। यानी वे मेरी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। अपना बैग रखकर मैं उनके साथ टहलने लगी। वे पूछने लगे, अपने इस किचन गार्डन में क्या क्या बोते हैं आप लोग? मौसम के अनुसार आलू, प्याज, अदरक, गाजर, मूली। मैं बोली, अच्छा बताओ, अदरक तना होता है या जड़? तना, मैंने झट कहा। और आलू? जड़। और प्याज का वो हिस्सा जो हम खाते हैं? जड़, मैंने कहा। तो उन्होंने झट से टोका, गलत, तो तना होगा। मैंने कहा, गलत। तो मैंने हार कर पूछा, भाई प्याज का तना तो प्याज के नीचे वाला पीला सा छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ से दाढ़ी नुमा जड़ें निकलती हैं। ऐसे तने को रिड्यूस्ड स्टेम कहते हैं। और जो हम खाते हैं वो तो असल में इसके पत्ते हैं। आप कैसे जानते हैं यह सब? मैंने हैरानी के साथ पूछा। हम आपके जीजू हैं भाई, हमारा दिमाग देखकर ही तो आपकी बहन हम पर फिदा थी, समझे? उन्होंने कहा। फिर वे काफी देर तक चुप रहे। फिर एकाएक धीमे से बोले, बहुत अच्छी थी कुसुम, बहुत प्यार करती थी हमें। किस्मत की कमजोर थी लेकिन चल बसी। पर वह अकेली क्या, हम दोनों की ही किस्मत कमजोर निकली। हम भी तो जी रहे हैं उसके बिना। कहकर वे सचमुच रुआसे हो गए। फिर तत्काल संभल कर बोले, छोड़ो हमारी बातें यार, चलो मुटल्ली माँ के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीते हैं। मैं रात को काफ़ी देर तक करवटें बदल बदल कर जीजा जी के बारे में सोचती रही। न जाने क्यों मुझे रह रह कर रोना आता रहा। कुछ दिन यूं ही बीते। जीजा जी हमारे ही यहाँ बीच बीच में अपने स्कूल भी जाते रहे। फिर एक दिन उन्होंने माँ से कहा, अपने पिंजरे में कब तलक रखोगी सासू माँ? पथरी और अपुन की तो सांप छुछुंदर की सी लड़ाई है, इसका अंत करीब नहीं है। वहाँ अपनी कोठरी में जाकर करोगे भी क्या? माँ ने जवाब दिया, अरे हम रहेंगे तो साफ सफाई तो होगी कम से कम, वरना वहाँ चूहे रहने लग जाएंगे। और कुछ दिन बाद हमें देखकर वे चूहे पूछेंगे, आप कौन? जीजा जी ने कहा और हो करके हंसने लगे। कोठरी की साफ सफाई मैं कर आती हूँ। माँ बोली, सुमन भी चल पड़ेगी, आज उसकी छुट्टी भी है। मैं माँ के साथ कस्बे के उस कोने में स्थित जीजा जी के कमरे पर गई। देखा तो भौचक रह गई। दीदी थी तो कितना जीवंत था यह घर। अब मार्चरी मुर्दा घर सा लग रहा था। एक चारपाई, मैले से गूदड़, रस्सी पर टंगे बदनुमा कपड़े, धूल से सराबोर रसोई। मैंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और झाड़ू ली। धूल के कारण मैंने माँ को बाहर बैठा दिया था जहाँ वे नल पर बर्तन साफ करने लगी थीं। धूल से बचाने के लिए मैंने सारे कपड़े एक चक्कर में बांध कर रखे। फिर चारपाई के गूदड़ को कंबल में लपेटने के लिए उनकी तह करने लगी। गूदड़ के नीचे उल्टे सीधे कुछ कागज पड़े थे। उन्हीं में एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी में एक पेंसिल रखी हुई थी। अन्य व्यक्ति की डायरी पढ़ना अनैतिक है, एक बारगी मेरे मन में आया, किंतु मैं लोभ संवरण न कर सकी और डायरी के पन्ने पलटने लगी। लगता था डायरी बरसों पूर्व शुरू की गई थी, क्योंकि डायरी के प्रारंभ में दर्ज सूचनाएं बरसों पुरानी थी। इसमें दर्ज एक गजल को पढ़ा मैंने। गजल कुछ यूं थी, करो कुछ और प्यार की बात न जाओ, बमुश्किल मिला है यह साथ न जाओ। वक्त कड़ा सही, बड़ा वक्त पड़ा है, बदल जाएंगे सब हालात न जाओ। माना कि फर्क बड़ा है हम में तुम में, पर प्यार की होती नहीं जात न जाओ। गजल के नीचे कोष्टक में लिखा था, कुसुम को भेंट की, उसने हमें गले लगाया। मैं समझ गई कि गजल दीदी जीजा जी की शादी से पूर्व उस समय की है जब दोनों में प्रेम चल रहा होगा। डायरी में मेरी रुचि बढ़ गई थी। आगे जाकर एक और गजल मिली। वह यूं थी, एहसास तमाम यूं भरम निकले, चाह छोटी बड़े जोखम निकले, चोट ली और दी जिसके लिए, बेवफा वही सनम निकले। पता न था कि वे सातिर होंगे, निहायत हम भी तो नरम निकले। कोष्टक में लिखा था, कल कुसुम ने इतना सताया कि हम सोचने लगे थे कि संबंध नहीं चल पाएंगे। दुखी होकर यह गजल लिखी, किंतु आज वह जो मिली तो सिकवे दूर हो गए। हंसते हुए मैंने जब यह गजल उसे दिखाई तो वह मेरे देवदासपन पर खूब हंसी। फिर रुआसी होकर बोली, आगे से कभी इतना निराश मत होना। इस
इसके बाद डायरी में घर गृहस्थी के विवरण थे। नून तेल लकड़ी में रुचि न थी। बाद में आकर डायरी गमगीन हो गई थी। यह हिस्सा दीदी के मौत के बाद का लिखा गया था। दीदी की मौत को लेकर जीजाजी इतने बड़े गम के साथ जिंदा हैं, यह मुझे तभी पता चला। इसी गम को स्पष्ट करती एक गजल का टुकड़ा कुछ यूं था। ये लब खुद मेरे गमे रूह पे हंसते हैं, जवानी को हम इसीलिए खुश लगते हैं। बेचिराग है मजार यह जिंदगी मेरी, अस्के गुल यहाँ खुद चढ़ाया करते हैं। मैंने पाया कि सप्ताह में कम से कम एक पीड़ा भरा खत जीजाजी की ओर से उनकी पत्नी यानी मेरी दीदी के नाम डायरी में दर्ज था। इस तरह की मानो वह जिंदा हो और किसी दूसरी शहर में रहती भर हो। ये खत जीजाजी की बहुत ही आत्मीय एवं निजी अनुभूतियाँ थीं, अतः मैंने इन्हें नजरअंदाज करना चाहा, किंतु एक खत पर मेरी निगाह गई तो मैं उसे पढ़ बैठी। खत यूं था, कुसुम तुम स्वर्ग में हो, हम यहाँ नरक में। यूं छोड़ दिया हमें यहाँ अकेला, क्या स्वर्ग में हमारे लिए तनिक भी जगह नहीं बची है? तुम हंस रही हो, विक्षिप्त समझती हो ना तुम भी हमें? जो भी समझो, तुम्हें सब हक है भाई। अब देखो ना, तुम्हारी माँ, अरे वही मेरी मुटल्ली सास मेरे लिए चिंतित है और इस चिंता का हल अपने ढंग से खोजना चाहती है। कहने लगी शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, ले आओ कहीं से कुसुम को। वह भी मुझे पागल कहने लगी। फिर पता है क्या कहने लगी? बोली सुमन भी तो है, कुसुम की ही बहन है। मैंने झट से जवाब दिया, कुसुम की माँ मेरी माँ, कुसुम की बहन मेरी बहन। बस वे तो मुझे कोसने लगी, फिर समझाने लगी। पर मैं भी तो समझाना ही चाहता हूँ तुम्हें। मैं कहता हूँ कि देखो, सुमन मेरी बिटिया है, उसके पापा नहीं हैं तो हम हैं ना, उसकी शादी ठाट से करेंगे। मैं नौकरी जो अब तक कर रहा हूँ सुमन के लिए ना, वरना कब के काशी चले गए होते। दूसरे कहाँ वह फूल सी सुमन और कहाँ हम अनगढ़ पत्थर। पत्र आगे भी था, किंतु मैंने डायरी को बंद करके रख दिया। एक तूफान सा मेरे दिल में उठा और मैंने बिजली की सी गति में पूरा कमरा साफ करके माँ के द्वारा साफ किए गए बर्तन पुनः रसोई में जमाए। फिर माँ और मैं वापस अपने घर आ गए। मैं घर आकर जीजाजी के कमरे में गई। आओ, मैं आप दोनों का इंतजार ही कर रहा था। मैंने चाय बनाकर केतली में रखी है, उठा लाओ, एक साथ पियेंगे। जीजाजी बोले। हम दोनों ने हाथ मुंह धोए और जीजाजी के संग बैठकर चाय पी। मैं कुछ नहीं बोली। वे हंसी ठट्ठा करते रहे, मानो दुनिया के सबसे मस्त और सुखी व्यक्ति हों। फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम जाने लगी तो जीजाजी ने आवाज लगाई, अच्छी तरह नहाकर आना, समझे? तुम्हें स्मार्ट नजर आना चाहिए। मैं नहाकर आई तो उनके गुर्दे में दर्द शुरू हो चुका था। वे मुझे देखकर पीड़ा के बीच मुस्कुराए। मैंने एक कैप्सूल उनके हाथ में जबरदस्ती थमाया और पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, इसे ले लो, यूं मरने से फायदा, यूं मरने वाला होता तो कुसुम के साथ ही। उन्होंने कहना चाहा, किंतु किसी आशंका बस तुरंत रुक गए। चुपचाप कैप्सूल ले लिया था उन्होंने और तनिक आंखें बंद करके लेट गए। माँ भी नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चली गई थी। मैं अपने बाल संवार कर जीजाजी की ओर आई। जीजाजी ऊंची तकिया लगाए शांत लेटे थे। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं उनके सीने पर झुककर उनसे लिपट गई। उन्होंने आंखें खोली। मुझे अपने सीने से उठाया नहीं उन्होंने और ना ही मुझ पर नाराज हुए, बस मेरे बालों पर हाथ फेरने लगे। मुझे आप पसंद हैं, मैं तैयार हूँ तुमसे करने को शादी। मैं यह कहकर रोने लगी थी। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, शादी की बात कर रही हो और वह भी रोते हुए? वे हंसने लगे। मुझे भी तनिक हंसी आ गई। वे बोले, मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूँ और नहीं, आप 38-39 से अधिक नहीं हैं। मैं 20 की होने वाली हूँ, दुगने कैसे हुए? मैंने उन्हें छेड़ा। वे उठकर बैठ गए। उनका दर्द भी कम हो गया था। अब उनकी हंसी भी गायब हो गई। गंभीर हो गए थे वे। बोले, आदमी तोते को पिंजरे में कैद कर देता है, धीरे धीरे उस तोते को उस आदमी से लगाव हो जाता है, बावजूद इसके कि उस तोते की आज़ादी की हत्या उसी आदमी ने की होती है। मैं उनके चेहरे की ओर देख रही थी। वे आगे बोले, मुझसे ब्याह करके तुम यकीनन प्यार करने लगोगी, मैं मानता हूँ, किंतु यह उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं वो त्रिशंकु सिद्ध हूँगा जो तुमसे पत्नी की तरह प्यार करना चाहने
और प्यार न कर सकने की अमोघ स्थितियों के मध्य लटका होगा। और तुम जैसी लड़की मेरे जैसे त्रिशंकु लोगों के लिए नहीं बनी है। यह कहकर वे रुक गए, फिर मुस्कुरा कर बोले, फिर हमारे प्यार में इतनी ही शिद्दत होगी तो हम अगले नहीं तो उससे भी अगले जन्म में मिलेंगे। कहकर वे हो करके हंसने लगे। फिर एकाएक अत्यंत स्निग्ध दृष्टि के साथ मुझे देखते हुए बोले, मेरे कहे मुताबिक तुम अच्छी तरह नहा धोकर आई हो, इसलिए बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसी ही लगती रहना, क्योंकि मेरा एक शिष्य आने वाला है। बहुत अच्छा है, बस मुझे देखना यह था कि तुम भी उतनी अच्छी हो कि नहीं। वे हंसे और हंसते चले गए। मैं असमंजस में थी, कुछ बोल ना पाई। तभी ये आ गए थे, ये यानी वही जो आज मेरे पति महाशय हैं। ये आए तो न तो उन्हें चाय के लिए पूछा गया, ना ही बैठने के लिए। जीजा जी सीधे ही इनसे बोले, आ भाई जल्दी अपना हाथ दे। इन्होंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया तो उसे अपने हाथ में लेकर बोले, तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ी धरोहर दे रहा हूँ। वह धरोहर इतनी खूबसूरत है कि तुम मेरे कृतज्ञ होकर मेरे तलवे चाटने लगोगे, किंतु हम तुम्हें अपने तलवे चाटने नहीं देंगे, क्योंकि हमें गुदगुदी होती है। गुरुजी, हम तो वैसे ही आपके इतने कृतज्ञ हैं कि इन्होंने कहना चाहा तो उन्होंने टोका, नो मास्टर जी। ये भी मास्टर जी ही थे, मैं जान गई। हाँ, तो जीजा जी ने कहा, नो मास्टर जी, नौटंकी नहीं। कहकर जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और आनन फानन में इनके हाथ में थमा दिया। बस उस दिन के बाद से आज तक इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। ये स्कूल में टीचर से पीजीटी हो गए हैं और मैं एमबीबीएस डॉक्टर। इन्होंने मुझे कहीं नहीं रोका टोका। अच्छे इतने हैं कि जीजा जी के प्रतिरूप से लगते हैं। उनके शागिर्द जो रहे हैं, हमारा प्रेम परस्पर बढ़ता ही रहा है, इतनी गति से कि हमने न पीछे देखा न बाजू में, बल्कि हाँ, गत वर्ष भी मुझे ही इच्छा हुई कि मैं माँ बनूं। मैंने रात को खास क्षणों में उनसे कहा, तुम बड़े मास्टर हो गए हो और मैं डॉक्टर, अब चलो एक नया मेहमान भी घर ले आते हैं। अरे तो जाना कहाँ है? इन्होंने झट कहा, तो आज ही अभी पैदा कर लेते हैं ना नया मेहमान भी। और सचमुच नया मेहमान मेरे गर्भ में आ गया था। माँ गुजर चुकी है, कम से कम मेरी ओर से पूरी मुतमईन होकर गई है। रहे जीजा जी, उनका कोई अता पता नहीं है। हमारी शादी करवाने के बाद अगले ही महीने वे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर न जाने कहाँ चले गए हैं। बस उनके बारे में किंवदंतियाँ अवश्य हैं। कोई कहता है कि उन्हें हरिद्वार में धूनी रमाए देखा है, कोई कहता है उन जैसा एक व्यक्ति पागल खाने में है, मगर जीजा जी हमें कहीं नहीं मिले हैं। हमारे पास बस उनका यह फोटो है, जिसके मैं अब सामने खड़ी रो रही हूँ, या फिर हमारे पास उनकी प्रेरणा का स्वरूप मेरा यह चैरिटेबल चिकित्सा घर है। लो, घंटी बज गई है, जरूर मेरे पति आ गए हैं। जल्दी करूँ, द्वार खोलूँ, वरना बताया ना कि इतनी जल्दी में होते हैं मानो कोई भूत पीछे लगा हो। अरे मैं अपने आंसू तो पोंछ लूं, वरना ये भी मेरे साथ रोने लग जाते हैं। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।